हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। आज हम बात करेंगे Su-30 MKI के बारे में। तो ये दो पार्ट का वीडियो होने वाला है क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है और एक वीडियो में डाली नहीं जा सकती। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस एयरक्राफ्ट के बारे में और इसके बेस की बात करेंगे, जिसमें ये एयरक्राफ्ट बना कैसे, कितने प्रोटोटाइप्स थे और टेक्नोलॉजी कैसे कैसे इवॉल्व हुई, कैसे कैसे इसमें डाली गई, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको चालू करते हैं। तो जो इनिशियल डिलीवरी हुई थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, वो Su-30K की हुई थी, जो कि रशियन एयरफोर्स के Su-30 से थोड़ा सा डिफ़र करते थे एवियोनिक्स में। तो सुखोई को इन एयरक्राफ्ट को इम्प्रूव करना था और इनकी एजिलिटी, परफॉर्मेंस और फायर पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना था, जो कि इनको एक 4+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाने वाले थे। तो जो फीचर ऐड होने वाले थे उनमें से एक था ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड कैनार्ड्स, जो कि Su-27M या फिर Su-35 के इनिशियल वेरिएंट से लिया गया था, और वो इस एयरक्राफ्ट को बेटर लो स्पीड हाई अल्फा हैंडलिंग कैपेबिलिटी देने वाले थे। जो दूसरी चीज़ थी वो था AL-31FP इंजन, जो कि एक्सी सिमेट्रिकल थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के साथ आते थे और एयरक्राफ्ट को सुपर एजिलिटी प्रोवाइड करते थे। और जो इसका मिशन एवियोनिक्स स्वीट है वो भी एक नया लगने वाला था, जो कि इससे काउंटर एयर, एयर टू ग्राउंड और मैरीटाइम स्ट्राइक की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराने वाला था। जब एवियोनिक्स की बात आई तो जो कंपनी इन एयरक्राफ्ट्स को बनाती है, सुखोई OKB, वो ओपन थी किसी भी इंटरनेशनल कोऑपरेशंस के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इंडिया खाली एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी नहीं लेने वाला था, वो इसके एवियोनिक्स स्वीट बनाने में एज अ को डेवलपर काम करने वाला था। पर सुखोई के पास फिर भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चाहे वो इंटरनेशनल एवियोनिक्स स्वीट को लेकर ही क्यों ना हो, और उसी को ये इंश्योर करना था कि जो कंपोनेंट्स इसमें लगाए जा रहे हैं वो ढंग से लग जाएं और जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं उनको मीट करें। तो एवियोनिक्स स्वीट को जो इंक्लूड करते हैं उसमें एक नया मल्टी मोड फायर कंट्रोल रेडार था, जो कि कैपेबल था 15 एरियल टारगेट को ट्रैक करने का और अपनी मिसाइल को 4 प्रायोरिटी थ्रेट्स पे गाइड करने का। तो जो मल्टी मोड रेडार था वो लिंक था एक नए मल्टी मोड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन और अटैक सिस्टम से, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम था, लेज़र जायरोस के साथ, और एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी था। जो Su-30 MKI के नए कॉकपिट इंडिकेशन सिस्टम थे वो इंक्लूड करते थे हाई रिजोल्यूशन LCD MFDs और एक नया फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो कि अपने प्राइमरी फंक्शन के साथ साथ टैक्टिकल इंफॉर्मेशन को भी रिकॉर्ड करता था। आर्मामेंट था उसमें एयर टू एयर मिसाइल्स थी, जिसमें थे ऑल एस्पेक्ट सेमी एक्टिव रडार होमिंग गाइडेड मिसाइल्स, IR सीकर मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, TV गाइडेड एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस, स्मार्ट बॉम्ब और वाइड एरे के अनगाइडेड एयर टू सरफेस वेपन्स। तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो Su-30 MKI का अपग्रेड प्रोग्राम है वो Su-30K की डिलीवरीज के साथ पैरेलल में चलना था। सुखोई ने जो अपग्रेडेशन का प्रोग्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 1 साल पहले से ही चालू कर दिया था, और जो Su-30K बेच के पैसा मिला था उसके पैसे को यूज़ किया गया नए सैटर्न इंजन की रिसर्च में। तो 1997 में एक प्रोडक्शन Su-30 जिसका कोड था 56 ब्लू, उसको कन्वर्ट किया गया पहले Su-30 MKI के प्रोटोटाइप में सुखोई की एक्सपेरिमेंटल शॉप में। तो एयरक्राफ्ट को एक नई डेजिग्नेशन दी गई जो थी T10 PMK-1। तो इसका जो टेक्निकल कोड है उसको बाद में चेंज करके 01 ब्लू कर दिया गया, साथ ही साथ उसे एक नए कोड से पेंट कर दिया गया। तो जो इसमें एक्सटर्नली फीचर थे जो इसे डिफ्रेंशिएट करते थे बेसिक Su-30 से, उसमें पहला जो चीज़ इंक्लूड करती थी वो था इसका कैनार्ड्स, और जो दूसरी चीज़ थी वो था ट्विन व्हील नोज गियर यूनिट, जिसको Su-35 के अर्ली प्रोटोटाइप से लिया गया था। साथ ही साथ ये इंक्लूड करता था लॉन्गर कॉर्ड रडर्स, जिसका एरिया पहले के मुकाबले ज़्यादा था, और जो इसका इंजन था बिकॉज ऑफ वेक्टरिंग नोजल्स, उसकी नोजल्स मैक्सिमम डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होती थी इंजन के बंद होने के बाद। तो 23 अप्रैल 1997 में ये एयरक्राफ्ट पहुंचा सुखोई की फ़्लाइट टेस्ट फैसिलिटी में, जो कि ज़ुकोव्स्की में थी, और जो ग्राउंड सिस्टम टेस्ट हैं वो मई में चालू हुए थे और करीबन 2 महीने चले थे। तो 1 जुलाई 1997 में Su-30 MKI ने अपनी 50 मिनट की पहली फर्स्ट फ्लाइट करी थी, जिसको किया था
सुखोई टेस्ट पायलट व्यचस्लाव एवरियनोव ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड टेस्ट पायलट है। उन्होंने Su-35 और Su-37 को भी फ्लाई किया हुआ है। तो जो स्टेबिलिटी और हैंडलिंग ट्रायल्स हैं वो 1998 की शुरुआत तक चले थे। तो जो पहला प्रोटोटाइप था T-10 PMK-1 और 01 ब्लू, उसमें जो इंजन लगा था वो था AL-31 FU इंजन, जिसमें पिच याव थ्रस्ट वेक्टरिंग थी। पर ये अनसर्विसेबल हो गए थे और इनकी सर्विस ख़त्म हो गई थी फ्लाइट टेस्ट में ही। तो इसमें एक थोड़ा सा लेस पावरफुल इंजन लगाया गया जो कि उसके आइडेंटिकल था। उसका नाम था AL-31 FP, इसमें खाली पिच थ्रस्ट वेक्टरिंग थी ±15 डिग्रीज की। इसकी जो थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल हिंज एक्सिस थी वो 32 डिग्री टिल्ट थी बाहर की तरफ हॉरिजॉन्टल प्लेन से। जो नोजल थी वो साइड फोर्स को जनरेट करती थी व्हेन दे वर डिफ्लेक्टेड डिफरेंशियली, जो फाइटर की एजिलिटी और कंट्रोल रिस्पांस नियर जीरो स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करती थी। और जो नोजल पेडल के एक्चुएटर्स थे वो फ्यूल सिस्टम से पावर्ड थे, ना कि हाइड्रोलिकली। तो 1998 में एक सेकेंड प्रोटोटाइप बना Su-30 का, जिसको कोड किया गया 06 ब्लू, जो कि Su-30 MK से कन्वर्ट किया गया था सुखोई की एक्सपेरिमेंटल शॉप में। और उसने ट्रायल्स प्रोग्राम को ज्वाइन किया 23 मार्च को उसी साल। तो जो पहला प्रोटोटाइप था उसमें ट्विन व्हील नोज गियर यूनिट थी और इसमें सिंगल व्हील नोज गियर यूनिट थी। तो दोनों में ये डिफरेंस था। तो जो Su-30 MKI है उसे पहली बार पब्लिकली दिखाया गया था 16 अगस्त 1998 में, जब 01 ब्लू ने पार्टिसिपेट किया था एनुअल एविएशन डे फ्लाई पास्ट में मॉस्को टुशिनो एयरफील्ड पे। और जो पायलट थे वो एवरियनोव ही थे। पर अनफॉर्चुनेटली जो डिस्प्ले था वो काफ़ी छोटा था और बादलों के नीचे होने की वजह से एयरक्राफ्ट ढंग से दिख नहीं पाया था। तो नवंबर 1998 में इस एयरक्राफ्ट का इंटरनेशनल डेब्यू हुआ और ये एरो इंडिया 98 एयर शो में दिखाया गया यलहंका एयरबेस बेंगलोर में। तो जून 99 में ये जो पहला प्रोटोटाइप है T-10 PMK-1 वो पेरिस एयर शो में आया 43rd पेरिस एयर शो में पार्ट लेने के लिए। और उस समय तक जो दो प्रोटोटाइप थे उन्होंने 140 फ्लाइट्स कर ली थी मिला के, जो मेनली इंक्लूड करती थी एरोडायनामिक्स और थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल टेस्ट प्रोग्राम्स। तो जो पायलट थे व्यचस्लाव एवरियनोव और वेपन सिस्टम ऑफिसर व्लादिमीर जी शेनरिक, उन्होंने 3 डेमोन्स्ट्रेशन फ़्लाइट्स करी थी Su-30 MKI पे और क्वालिफाई हुए थे फ्लाइंग डिस्प्ले के लिए। तो उस समय काफ़ी वेट हो रहा था इस एयरक्राफ्ट को देखने का, बट अनफॉर्चुनेटली 12 जून 99 में Su-30 MKI 01 ब्लू क्रैश कर गया था ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान, ग्रैंड ओपनिंग से पहले ही। तो फॉर्चुनेटली जो पायलट्स थे एवरियनोव और शेनरिक, उनको माइनर इंजरीज आई थी और वो बच गए थे। तो इस एयरक्राफ्ट के क्रैश की जो रिपोर्ट है उसको कभी पब्लिश नहीं किया गया, क्योंकि एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना था ये एयरक्राफ्ट की मिस्टेक नहीं थी, ये पायलट एरर की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट की वजह से जो Su-30 MKI की डील थी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और आगे चल के जो सेम पायलट थे व्यचस्लाव एवरियनोव, उन्होंने ही सेकेंड प्रोटोटाइप को मार्क्स 99 के एयर शो में उड़ाया था और उसको उस एयर शो का सबसे स्पेक्टेकुलर एयर डिस्प्ले कहा गया था। तो 1996 की डील के अनुसार जो Su-30 के ऑलरेडी सर्व कर रहे थे इंडियन एयरफोर्स को, उनको अपग्रेड करना था Su-30 MKI स्टैंडर्ड में 2 स्टेज में। पहली स्टेज में था कैनार्ड्स का लगाना और नए एवियोनिक्स को लगाना, साथ ही साथ ट्विन व्हील नोज गियर को इंस्टॉल करना। और सेकेंड स्टेज में AL-31 FP थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स को लगाना, जो कि ओरिजिनल डील से डिफरेंट थे, जो कि AL-31 FU थे, थोड़े से ज़्यादा पावरफुल थे और पिच और यॉ थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ आते थे। जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड Su-30 MKI थे उनको डिज़ाइन किया गया था रशियन वेपन कंट्रोल सिस्टम के अराउंड, जो इंक्लूड करते थे NIIP NO11ME मल्टी मोड फेस्ड एरे रडार और साथ ही साथ OLS-30 इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक लेज़र रेंज यूनिट, जो कि स्पेशली Su-30 MKI के लिए बनाई गई थी। तो जो OLS-30 है वो रिफाइंड डेराइवेटिव था स्टैंडर्ड फ्लैंकर OLS-27 से और उसके नेवल वर्जन OLS-27K से, जो कि Su-27 का पार्ट था। इसमें 2 चैनल थे, इंफ्रारेड और लेज़र, और एबिलिटी थी ट्रैक करने की एरियल टारगेट्स को, सरफेस टारगेट को और डिटरमाइन करने की उनके कोऑर्डिनेट्स और रेंज। और साथ ही साथ था इसमें वाइब्रेशन प्रोटेक्शन रिसीवर
और सेल्फ कंटेन्ड क्रायोजेनिक कूलिंग सिस्टम और एक नया सॉफ्टवेयर। जो फील्ड ऑफ व्यू था वो 120 डिग्रीज था एजीमथ में और +60 से -15 डिग्रीज था एलिवेशन में, और जो इसका वेट था वो 182 किलोग्राम्स का था। तो सितंबर 2000 में जब Su-30 MKI मिशन एवियोनिक्स स्वीट को फाइनलाइज कर दिया इंडियन एयरफोर्स ने, तो IAPO ने कंप्लीट किया पहला प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट जिसमें एवियोनिक्स सूट जो कि फाइनलाइज किए गए थे लगा दिए गए थे। इसको कोड नेम दिया गया 05 ब्लू का, और जो 05 ब्लू है 3 टोन ग्रे कैमोफ्लेज में आया था, और उसकी पहली फ्लाइट हुई थी 26 नवंबर 2000 में, और पायलट वही थे व्याचेस्लाव एवरियनोव। और जो सेकंड प्री प्रोडक्शन एग्जाम्पल था 04 ब्लू, उसने टेस्ट प्रोग्राम को ज्वाइन किया 15 फरवरी 2001 में, और उसी साल अप्रैल में थर्ड प्रोटोटाइप आया 02 ब्लू। और जो आगे के एग्जाम्पल थे कोड नेम 03 ब्लू, उसको रखा गया स्टैटिक टेस्टिंग के लिए। और दूसरा जो प्रोटोटाइप था उसके बाद आया Su-30 MKI का कोडेड 07 ब्लू, उसने क्रैश्ड फर्स्ट प्रोटोटाइप को रिप्लेस किया था। तो जो प्रोग्राम का कंक्लूडिंग पार्ट था वो इन्वॉल्व करता था सेकेंड प्रोटोटाइप जो कि 2 टोन ब्लू कैमोफ्लेज में आते थे, और 4 प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स जो कि 3 टोन ग्रे कैमोफ्लेज में आते थे। और साथ ही साथ जो फाइनल प्रोडक्शन Su-35 और Su-30 MK प्रोटोटाइप्स थे वो सर्व करते थे एवियोनिक्स टेस्ट बेड्स की तरह, जो Su-30 MKI के रडार को वेरीफाई करने के लिए यूज़ किए जाते थे, और साथ ही साथ कुछ और एवियोनिक्स सिस्टम को भी। और Su-30 MKI का 05 ब्लू प्रोटोटाइप था, उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था अपनी कैपेबिलिटीज़ को एरो इंडिया 2001 के एयर शो में। पायलट सेम थे व्याचेस्लाव एवरियनोव, और जो स्पेक्टेटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे इसकी परफॉर्मेंस को देखकर। तो उस समय जो चीफ थे इंडियन एयरफोर्स के, एयर चीफ मार्शल अनिल वाई टिपनिस, उन्होंने Su-30 MKI की सवारी करी, और पायलट थे एवरियनोव और ये पीछे बैठे थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे इस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को देखकर, और जब उनके हाथ में कंट्रोल था तो उन्होंने 7 Gs तक मनूवर पुल किए थे। बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था मैंने ऐसी मशीन आज तक नहीं देखी। तो ये काफ़ी था बताने के लिए कि उनको इस मशीन ने कितना ज़्यादा इम्प्रेस किया था। तो मार्च 1998 में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किए थे Su-30 MKI के डेफिनेटिव एवियोनिक्स फिट, जो इंक्लूड करते थे वेपन कंट्रोल सिस्टम जो कि रशियन कंपोनेंट्स पे बेस्ड था, NIIP NO11ME बार्स फेस्ड एरे रडार पे, जो कंबाइन करता था मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बीम स्कैनिंग को, साथ ही साथ OLS-30I ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक टारगेटिंग सिस्टम भी लगा था, और सूरा के हेलमेट माउंटेड साइट। और साथ ही साथ जो थर्ड कंट्री के इसमें सिस्टम लगे थे वो इंक्लूड करते थे डेटा प्रेजेंटेशन सिस्टम जो कि फ्रेंच कंपनी थॉमसन सप्लाई करती थी, जिसमें थे VEH-3000 हेड अप डिस्प्ले, 6 5x5 MFD55 कलर LCD डिस्प्लेस, और एक 6x6 MFD66 कलर LCD रियर कॉकपिट के लिए। नेविगेशन के लिए साफरान का सिग्मा 95N यूज़ होता था, और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए इसमें एक डिजिटल प्रोसेसर लगा था जो कि इंडिया की DRDO ने बनाया था। जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम था वो इजरायली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ने बनाया था, और वो बना था ELM 8222 एक्टिव जैमर के ऊपर। और जो दूसरा इजरायली पार्ट इसमें लगा था वो था राफेल का लाइटनिंग ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट नेविगेशन सिस्टम पॉड, जो कि डे नाइट ऑल वेदर यूज़ इनेबल करता था एयर टू सरफेस मिसाइल के लिए। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंच चुका है, तो इसके जो एवियोनिक्स हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको डिटेल में जानेंगे अगले वीडियो में, और साथ ही साथ फ्यूचर अपग्रेड्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।